शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम बाल ठाकरे की कोठी से बाहर निकले तो बालाजी राव कहने लगा, ठाकरे जी से भी एक गलती हो गई है। उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था कि भारत में जिन तवाइफों को एड्स की बीमारी है हम उन्हें पाकिस्तान पहुंचा देंगे। उनके इसी बयान ने महमूद गजनवी सेना को जन्म दिया है। मैंने कहा, बालाजी ये कौन लोग हो सकते हैं? वो बोला, धर्मचंद जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। भिंडी बाजार के मुसलमान मिडिल क्लास के कारोबारी लोग हैं, वो नहीं हो सकते। ये काम या तो बड़े ऊंचे तबके के ओबाश और लूट मार करने वाले किसी गिरोह का है और या फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो बालाजी, मैं उनका खोज लगा कर ही छोड़ूंगा। एक बार पता चल गया कि ये कौन मुसलमान हैं और बंबई के किस मुसलमान मोहल्ले में उनका घर या ठिकाना है तो फिर वो हमसे बच नहीं सकेंगे। बातें करते हम शिव सेना के ऑफिस में आकर बैठ गए। वहाँ भी रात कत्ल होने वाली तवाइफों और उनकी गर्दनों में लटके हुए खत का जिक्र हो रहा था। गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू और अंग्रेजी के सभी अखबारों में इस खत की और मकतूल तवाइफों की तस्वीरें छपी थी। अभी यहाँ एक और धमाका होने वाला था। ये धमाका रात 10:30 बजे जालंधर के पास जोगीवाल गांव के टीले के अंदर मिसाइल सेंटर में होना था। उस धमाके ने सारे भारत को हिला डालना था। बाल ठाकरे का पारा अभी और चढ़ना था, मगर मैंने अपनी खाल बचाने के लिए जमीन पहले ही हमवार कर रखी थी। चुनाचे उसके नतीजे में बाल ठाकरे ने मिसाइल कंट्रोलर चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली टेलीफोन भी कर दिया था। मुझे अमृतसर जाकर तालाब वाली खुफिया पनाहगाह में कश्मीरी कमांडो शेरबाज से भी मुलाकात करनी थी। वो जबलपुर में आर्मी एमुनिशन और कश्मीर के महाज पर इस्तेमाल होने वाले फौजी असलहे के जखीरे का पता चलाने गया हुआ था, लेकिन अभी उसके आने में 3-4 दिन बाकी थे। मैं अभी बंबई से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिस वक्त मिसाइल सेंटर अगर धमाके से तबाह हो जाता है तो मैं बाल ठाकरे के पास मौजूद रहूं। दोपहर का खाना मैंने और बालाजी राव ने शिव सेना के बंबई वाले दफ्तर में ही खाया। उसके बाद बालाजी राव चला गया। मैं दफ्तर वाले फ्लैट में आकर सो गया। ऑफिस सेक्रेटरी को मैंने कह दिया था कि अगर बाल ठाकरे जी का फोन आए तो मुझे इत्तला कर देना। सोकर उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। बंबई की बारिश मुझे शुरू ही से अच्छी लगती थी। इसकी वजह यह थी कि भारत का ये वाहिद साहिली शहर था जहां बरसात के दिनों में हब्स बराए नाम होता था। बंबई में ठंडी हवा चल रही थी, मगर उस वक्त मैं बंबई के मौसम से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता था। मेरी सारी तवज्जो जालंधर वाले मिसाइल सेंटर की तरफ थी, जहां पृथ्वी मिसाइल में लगाए हुए मेरे चिप्स बम ने रात के ठीक 10:30 बजे फटना था और साथ ही सारे कॉम्प्लेक्स को उड़ा देना था। मैं उस वक्त तक शिव सेना के दफ्तर में ही रहना चाहता था। कुछ देर के लिए मैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल गया और कश्ती में समंदर की सैर करता रहा। फिर मेट्रो सिनेमा की कैंटीन में बैठकर चाय पी। इस दौरान रात हो गई थी। मैं शिव सेना के ऑफिस वापस आ गया। मैंने अपनी कारकर्दगी डालने के लिए बाल ठाकरे को फोन कर दिया। उसने मुझे जो अपना खास टेलीफोन नंबर दिया हुआ था, मैंने उसका नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बाल ठाकरे ने ही रिसीवर उठाया। उसने हंसपे आदत पूछा, कौन है? मैंने कहा, सेनापति जी, मैं हूँ आपका सेवक धर्मचंद। बाल ठाकरे ने थकी थकी आवाज में कहा, हाँ धर्मचंद, कहो क्या बात है? मैंने कहा, महाराज, मैंने अब तक जो तफ्तीश की है उससे मुझे मालूम हुआ है कि ये बंबई और सूरत के चंद एक जराइम पेशा मुसलमान हैं जिन्होंने महमूद गजनवी सेना बनाई है, लेकिन इस पार्टी को दूसरे मुसलमानों की समर्था हासिल नहीं है। बाल ठाकरे ने कहा, ये सुराग लगाओ कि इस सेना का लीडर कौन है। मैंने कहा, सर, मैं यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल ठाकरे जोर देकर बोला, कोशिश नहीं धर्मचंद, लीडर का नाम पता मालूम करो। ये पार्टी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कल को ये सियासी पार्टी बनकर सामने आ गई तो इसको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सारे मुसलमानों की समर्था हासिल हो जाएगी और इसके नुमाइंदे लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। मैं चाहता हूं कि इस पार्टी को अभी से खत्म कर दूं। इस सेना के जितने जराइम पेशा या दूसरे जितने मेंबर हैं उनका सुराग लगाओ। मैं इन सब को एक एक करके खत्म करवा दूंगा। मैंने कहा, ऐसा ही होगा महाराज, मैं उनके पीछे लगा हुआ हूँ। ठीक है, बाल ठाकरे बोला और उसने फोन बंद कर दिया। मैंने दफ्तर की दीवार पर लगे क्लॉक पर नजर डाली। घड़ी की सुइयां रात के 8 बजा रही थी। मैं उठकर बाहर बाजार में आ गया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने एक ईरानी रेस्टोरेंट में आकर खाने का ऑर्डर दिया। बड़े मजे से मुर्ग पुलाव खाया, सिगरेट सुलगाया और चाय की प्याली सामने रखकर सोचने लगा कि उल्टी गिनती खत्म होने वाली है। खुदा करे कि चिप्स बम अपने वक्त पर ब्लास्ट हो जाए। उम्मीद नहीं थी कि चिप्स बम मुझे धोखा देगा। इससे पहले मैं इस किस्म के 3 बम बनाकर गुजरात काठियावाड़ के भारतीय कैंपों में आजमा चुका था। वहाँ इन बमों ने बड़ी तबाही फैलाई थी और ठीक वक्त पर फटे थे। मुझे यकीन था कि ये चिप्स बम भी मुझे
धोखा नहीं देगा और रात के ठीक 10:30 बजे अपना काम दिखाएगा। मेरे लिए ये वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। ईरानी रेस्टोरेंट में मैं 9:30 बजे तक बैठा रहा। उसके बाद उठकर शिवसेना के दफ्तर वाले फ्लैट में आ गया। बूंदाबांदी अब हल्की बारिश में बदल गई थी। बम्बई की गीली सड़कें इमारतों और दुकानों की रोशनियों में चमक रही थी। मैंने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया और सिगरेट सुलगा कर खिड़की के पास खड़े होकर नीचे बाजार का मंजर देखने लगा। दिल में बेचैनी सी लगी थी। खिड़की से हटकर कोने वाली मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सुबह का अखबार देखने लगा। उसमें रामी बाई और गंगा बहनी की लाशों की तस्वीरें थीं। मैंने अखबार को परे कर दिया। मेरी सारी तवज्जो, मेरे सारे ख्याल जोगीवाल के मिसाइल सेंटर की तरफ लगे हुए थे। उस वक्त मिस्टर घोष और चक्रवर्ती रात की ड्यूटी पर होंगे। अगर चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया जा सका तो वो मिसाइल कंट्रोल रूम में ही होगा। घड़ी 10 बजा रही थी। अभी आधा घंटा बाकी था। आधे घंटे के बाद कुछ भी हो सकता था और बहुत कुछ हो सकता था। मैं एक एक सेकंड गिन रहा था। 10:15 बज गए, फिर 10:30 बजने में 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट। जब घड़ी ने पूरे 10:30 बजा दिए तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी घड़ी 2-3 मिनट आगे हो। अभी वहां कुछ भी ना हुआ था, लेकिन वहां जो कुछ होना था हो गया था। ठीक रात के 10:30 बजे चिप्स बम ने फटकर मिसाइल के कंप्रेसर में मौजूद माया ईंधन में ऐसा जोरदार धमाका किया था कि उसने पूरे टीले को रेत के जर्रे बनाकर उड़ा दिया था। उसके बाद मिसाइल के दोनों रॉकेट भी धमाके से फट गए थे और इन धमाकों ने पूरे जेर जमीन मिसाइल सेंटर को इस तरह उड़ा दिया था जिस तरह कोई ज्वालामुखी पूरी ताकत के साथ फटकर पत्थरों को राख बनाकर फजा में बखेर देता है। उसकी सारी तफसील मुझे बाद में जालिंधर जाकर मालूम हुई थी। मिसाइल सेंटर के हमले का एक भी आदमी जिंदा न बचा, लेकिन मैं बंबई में बैठा हुआ था। घड़ी की सुइयां 10:30 बजाकर आगे निकल गई थी। मैं रिजल्ट मालूम करने के लिए बेताब था, मगर किसी से पूछना उसको खामखा शक में मुब्तला करने के बराबर था। मैंने दूरदर्शन ऑन किया। वहाँ एक ड्रामा नशर हो रहा था। उसके बाद खबरें शुरू हो गईं। मैं टेलीविजन के नजदीक हो गया। खबरों में मिसाइल सेंटर की कोई खबर नहीं थी। मैं मायूस हो गया। मेरा बनाया हुआ चिप्स बम मुझे धोखा दे गया था। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि हुकूमत ने इस हादसे की खबर नशर करने की इजाजत न दी हो। मैंने एक अखबार के दफ्तर में आम शहरी बनकर फोन किया और पूछा, क्यों भाई, आज कोई खास खबर हो तो बताओ। दूसरी तरफ से ये कहकर फोन बंद कर दिया गया, कोई खबर नहीं है। मैंने जैसे ही टेलीफोन का रिसीवर रखा, फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से बालाजी राव की घबराई हुई आवाज आई, तुम्हें कुछ मालूम हुआ? मैंने कहा, क्या हो गया बालाजी? बोला, बेड़ा गर्क हो गया है धर्मचंद, बस तुम जल्दी से ठाकरे जी की कोठी में पहुंच जाओ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मेरी जान में जान आ गई। मैंने जोर से अपने सीने पर हाथ मारा और दबी जबान में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। मेरे चिप्स बम ने मुझसे पूरी वफादारी की थी। ये जोगीवाल मिसाइल सेंटर की तबाही की खबर थी, जिसकी वजह से बालाजी राव घबराया हुआ था और बाल ठाकरे के बंगले पर भी पहुंचा हुआ था। दूसरी कोई बात नहीं हो सकती थी। मैं फौरन फ्लैट से निकला और टैक्सी लेकर बाल ठाकरे के बंगले पर आ गया। बालाजी राव बरामदे में ही बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर बोला, जालिंधर में बड़ी तबाही हुई है। मिसाइल सेंटर धमाके से उड़ गया है, कोई भी नहीं बचा। मुझे पंजाब शिवसेना के प्रसाद ने थोड़ी देर पहले फोन पर बताया था, तो मैं घबराया हुआ यहाँ पहुंचा। मैंने चेहरा लटकाया और मरी हुई आवाज में बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? सेनापति जी को खबर हुई? वो बोला, खबर जरूर हो गई होगी। वो चीफ मिनिस्टर हाउस गए हुए हैं, वहाँ इस बारे में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। मैंने अदाकारी शुरू कर दी और सर पकड़कर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। मैं तो कई दिनों से कह रहा था कि मिस्टर चक्रवर्ती पाकिस्तानी एजेंटों से मिलकर कोई साजिश कर रहा है। आखिर वो बदबख्त अपनी साजिश में कामयाब हो गया। ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बालाजी। काश चक्रवर्ती को 1 माह पहले गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर शायद ये तबाही न होती। बालाजी राव भी मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। कहने लगा, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त थी। ठाकरे जी ने चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश की थी, मगर रक्षा मंत्री ने एक न चलने दी। अब वो भी नहीं बचेगा। मैंने बालाजी राव से कहा, दूरदर्शन ने कोई खबर नहीं थी। उसने जवाब दिया, सरकार ने इस खबर को दबा दिया है। मगर दबाने से क्या होगा? बीबीसी ने ये खबर दे दी होगी। इस किस्म की खबरें कभी दबाई नहीं जा सकती। मैं सोचता हूँ जब मिसाइल सेंटर में धमाके हुए होंगे तो कितनी तबाही नहीं मची होगी। वहाँ तो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 पृथ्वी मिसाइल थे। मैंने परेशान होने की अदाकारी करते हुए कहा, सारा टीला उड़ गया होगा। बालाजी कहने लगा, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, भगवान ने बचा लिया, वरना बहुत ज्यादा तबाही फैलती। प्रसाद जी खुद बड़ा घबराया हुआ था, कह रहा था कि तबाही की पूरी रिपोर्ट दूंगा। वो उसी वक्त अमृतसर से जालिंधर रवाना हो गया था। इतने में बंगले में बाल ठाकरे की गाड़ी दाखिल हुई। हम जल्दी से उठकर पोर्च में आ गए। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। पोर्च की रोशनी में मैंने देखा कि बाल ठाकरे का चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने मखसूस जाफरानी रेशमी लिबास में था, मगर चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी। मैंने आगे बढ़कर
गाड़ी का दरवाजा खोला तो बाल ठाकरे ने बाहर निकल कर मुझे घूर कर देखा। मैं अंदर से घबरा गया। वो बोला, धर्मचंद, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। मुझे ये कहने के बाद वो भारत सरकार की ब्यूरोक्रेसी को मराठी में गालियां देता बड़े कमरे में दाखिल हो गया। हम दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझ पर बाल ठाकरे का एतमाद बहाल था और मुझ पर किसी किस्म का शक नहीं किया गया। ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी। अपने कमरे में आकर बाल ठाकरे सोफे पर नहीं बैठा। चांदी की हत्थी वाली छतरी हाथ में लिए पिंजरे में बंद भालू की तरह इधर से उधर चक्कर लगाता रहा और गरजता रहा और भारत के उस वक्त के रक्षा मंत्री, भारत की इंटेलिजेंस, सिविल पुलिस इंटेलिजेंस और जालिंधर की पुलिस को मराठी जबान में और बंबई के मवालियों की जबान में हर तरह की गालियां देता रहा। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। उसे मुझ पर किसी तरह का भी शक नहीं हुआ था, बल्कि उसने 2-3 बार मेरी तरफ इशारा करके बालाजी राव से कहा था, इन हरामजादों से तो ये अनप्रोफेशनल हमारी सेना का जासूस 1000 दर्जे बेहतर है। जिसने मुझे 1 महीना पहले बता दिया था कि मिस्टर चक्रवर्ती पर उसे शक है कि वो पाकिस्तानी एजेंटों से साजबाज कर रहा है। उसने भारत के वजीर दाखिला को भी गालियां देते हुए कहा, ये साले भी कुर्सियों पर बैठे हराम की कमाई खा रहे हैं, इन सबको कतार में खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। मैं चीखता रहा, शोर मचाता रहा कि जोगीवाल मिसाइल सेंटर में साजिश हो रही है, चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लो। मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मीटिंग में डीसी बिहारी लाल और चीफ मिनिस्टर भी हाथ बांध कर कह रहे थे कि ठाकरे जी आप सच्चे थे। अब उनका सिंहासन डोलने लगा है तो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मगर मैं तो इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट हो गया है, उन्हें सब हरामियों की रिपोर्ट दूंगा। वो सोफे पर बैठ गया। पानी का ग्लास सुनहरी मोतियों वाली जाली से ढका हुआ तपाई पर पड़ा था। उसने पानी घटाघट पी लिया और बालाजी से कहा, मैं तो रक्षा मंत्री को जेल भिजवा कर छोड़ूंगा। ये सारी साजिश उसी के भतीजे चक्रवर्ती की थी। मेरे कहने पर भी उसने चक्रवर्ती को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ लेता तो मुमकिन था कि मिसाइल सेंटर में ये भयानक तबाही न मचती, मगर अब जो होना था वो हो गया था। मैं इन सब बदमाशों से एक एक करके निपटूंगा। आप कहीं ये न समझ बैठे कि बाल ठाकरे कोई अहमक और बेवकूफ आदमी था। ऐसी बात नहीं थी। वो इंतहाई होशियार, जीरक और मामला फहम शख्स था, लेकिन मैंने उसके गिर्द उससे ज्यादा होशियारी, चालाकी और मामला फहमी से जाल बुना था। ये मेरे मंसूबे का जीता जागता सबूत था कि मैंने उसके दहशतगर्दों को भारत के अंदर और पाकिस्तान में मौत के घाट उतारा, कश्मीरी मुजाहिदों को जेल से छुड़ाकर फरार करवाया, असलहे के जखीरों को तबाह किया, सूरत के मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मरहट्टा कातिलों को सैकड़ों मील दूर जाकर खत्म किया और अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले पृथ्वी मिसाइलों के अड्डे के परखचे उड़ा दिए। मगर बाल ठाकरे को जरा सा भी शक करने का मौका न दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं अपने वतन से पाकिस्तान की सलामती के लिए निकला था और मेरा मिशन पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 भारत के पाकिस्तान के खिलाफ उसके मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाना था। मुझे पाकिस्तान की तरफ से कोई वजीफा नहीं मिल रहा था। पीछे मेरे नाम बैंक में कोई रकम जमा नहीं करवाई गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो अपनी जान पर खेलकर वतन अजीज के दुश्मनों से जंग कर रहा था और ये जंग उनकी सरजमीन में, उनके मोर्चों में आकर लड़ रहा था, जहां हर कदम पर मेरे लिए मौत ही मौत थी। ये दुरुस्त है कि मेरी बीवी शिवसेना के दहशतगर्दों के हाथों मारी गई थी और इत्तेफाक से मेरी शक्ल शिवसेना के एक जख्मी दहशतगर्द से मिलती थी और मुझे उसी के रूप में यहाँ भेजा गया था। लेकिन यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान के भट्ट साहब और मलिक साहब ने इस मिशन पर जाने पर मजबूर नहीं किया था। उन्होंने मुझे कह दिया था कि हैदर अली, ये मिशन पाकिस्तान की सलामती का मिशन है। इस मिशन में आपको दुश्मन के पेट में घुसकर उसके पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम को नाकाम बनाना है और पाकिस्तान को उनसे बाखबर करना है। मौत हर कदम पर आपको आंख दिखाएगी। हम वहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ अपने वतन के इस्तेहकाम और इस्लाम के कले पाकिस्तान को सलामत रखने, उसे तरक्की करते देखने और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में लाकर खड़ा करने और उसे दुश्मनों से महफूज रखने का मिशन है। इसके बावजूद हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है कि इनकार कर दें, लेकिन पाकिस्तान मेरा वतन था। मेरे आबा और अजदाद ने इस मुल्क के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी थी कि उन्हें याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चुनाचे मैं इस मिशन पर रवाना होने के लिए तैयार हो गया। मुझे बाकायदा कमांडो और जासूसी की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, बस थोड़ी सी वाजिबी ट्रेनिंग थी और एक रोज मैं भारत में दाखिल हो गया था। मैं दौलत या शोहरत हासिल करने के लिए दुश्मनों के दरमियान नहीं आया था। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी को मौत के हाथों गिरवी रख दिया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हलाकत खेजियों से महफूज रहे। हमारा दुश्मन मुल्क जिन दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए भेजता है, उनको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले भारत में ही खत्म कर दिया जाए। ये मेरे दिल की सच्चाई, पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत, इस्लाम से मेरी अकीदत और पाकिस्तान में बसने वाले मर्दों, औरतों, बच्चों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से मेरी वालेहाना मोहब्बत थी, जिसने मेरी जबान में असर डाल दिया था।
میرے دماغ میں عقل ڈال دی تھی اور میں اتنا معاملہ فہم ہو گیا تھا کہ بال ٹھاکرے جیسا آدمی مجھ سے دھوکا کھا گیا تھا۔ یہ میرے دل کی سچائی، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان سے میری محبت تھی کہ دشمن ہر محاذ پر مجھ سے مات کھا رہا تھا۔ اس تمہید کے بعد میں واپس اپنی ایڈونچرس اور وطن پرستی کی کہانی سنانا شروع کرتا ہوں۔ جوگی وال کا پرتھوی میزائل سینٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ چکرورتی اور مسٹر گھوش سمیت عملے کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا۔ ان لوگوں کی لاشوں کے پرزے بھی اڑ گئے تھے۔ صرف بریگیڈیئر شام پرساد بچ گیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ رات کو ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تھا۔ جہاں میزائل سینٹر والا ٹیلا تھا وہاں جا کر میں نے خود دیکھا بہت بڑا وسیع گڑھا پڑ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاں آسمان سے کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب آ کر گرا ہو۔ ارد گرد کے میدانوں کی زمین آگ سے جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ سارا علاقہ تباہی و بربادی کی عبرتناک داستان سنا رہا تھا۔ میرا دل خوشی سے لبریز تھا، اس لیے کہ میں نے دشمن کے ان میزائلوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا جنہوں نے پاکستان کے شہروں میں جا کر انہیں تباہ کرنا تھا۔ جو میزائل بھارت نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے نصب کیے تھے، میں نے انہیں ان کے گھر میں ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا تھا۔ مجھے بھارت سے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں تھا۔ بھارت میں بھی ایسے ہندوؤں اور سکھوں کی کمی نہیں جو بڑے خدا ترس ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں سے امن و شانتی کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بھارت کی اکثریت کٹر اور متعصب ہندوؤں پر مشتمل ہے جو اس وقت سے مسلمانوں کی جانی دشمن چلی آ رہی ہے جب سے محمد بن قاسم نے سندھ میں داخل ہو کر ہندو راجہ داہر کی قید سے اغوا کی ہوئی مسلمان عورتوں کو آزاد کروایا تھا اور راجہ داہر کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی حکومت ظلم اور ناانصافی کی حکومت تھی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے بھارت کے بتوں کو پاش پاش کر کے یہاں توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر سلطان ٹیپو اور سید احمد شہید اور جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر بھارت میں اسلام کی شمع کو روشن رکھا۔ ہندو اسی دن سے مسلمانوں کا بھارت سے نام و نشان مٹانے کی ناپاک ریشہ دوانیوں میں لگا ہوا ہے۔ شدھی سنگٹن کی تحریک اس سازش کا ایک حصہ تھی کہ بھارت کے سارے مسلمانوں کو ہندو بنا دیا جائے۔ پاکستان کے قیام کے بعد تو انتہا پسند ہندو جماعتوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ بھارتی جنتا دل، راشٹریہ سیوک سنگھ اور شیو سینا جیسی اسلام دشمن جماعتیں ہندوؤں کی پاکستان دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بھارتی جنتا دل پارٹی نے تو الیکشن میں کامیابی اسی لیے حاصل کی تھی کہ اس نے ہندوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ برسر اقتدار آ کر وہ بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ ٹیلی ویژن پر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہندو جوگی، سادھو اور عام شہری ہتھوڑے اور کدالیں لے کر بابری مسجد پر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کی تاریخی مسجد کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ایسی قوم آپ کی دوست ہو سکتی ہے جو آپ کی مسجدوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عہد کیے ہوئے ہے، جو آپ کے بچوں کو قتل کرنے اور آپ کی ماں بہنوں کی بے حرمتی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کوئی غیرت مند قوم، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی دشمن قوم کو اتنی اجازت دے کہ وہ اس کی عبادت گاہوں کو مسمار کرے، اس کے بچوں کو قتل کرے اور اس کی ماں بہنوں کو اٹھا کر لے جائے۔ یہی وہ جذبہ ملی ہے یا جذبہ اسلامی یا جذبہ غیرت تھا جو مجھے اپنی جان موت کے حوالے کر کے بھارت میں لے آیا تھا۔ اور اب جب میں جالندھر کے نواح میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے مہلک ترین میزائلوں کے قبرستان میں ان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میرے اس جذبہ ملی، جذبہ اسلامی اور جذبہ غیرت کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ اس کے بعد جالندھر میں میرا مشن ختم ہو گیا تھا۔ مجھے جالندھر بال ٹھاکرے نے ہی میزائل سینٹر کی مکمل رپورٹ فراہم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں 3 دن جالندھر میں پولیس ہاسٹل میں رہا۔ یہاں آنے کا میرا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان میں ریڈیو ٹرانسمیٹر پر میزائلوں کی تباہی کی اصل حقیقت ملک صاحب اور بٹ صاحب تک پہنچا دوں، کیونکہ جہاں مجھے ریڈیو ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کی سہولت حاصل تھی، خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی انٹیلیجنس والا میری نگرانی نہ کر رہا ہو۔ لیکن بعد کے واقعات اور حالات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میری نگرانی پر نہیں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں بمبئی شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے سے اس کے خفیہ نمبر پر فون کرنے کے بہانے ٹرانسمیٹر روم میں چلا گیا۔ وہاں سکھ کانسٹیبل مانیٹرنگ ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خود ہی باہر چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں سیکرٹ کال کرنے والا ہوں۔ میں نے ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کر کے فریکوینسی سیٹ کی اور سگنل دیا۔ دوسری طرف سے فوراً سگنل کا جواب آ گیا۔ اس قسم کے ریڈیو ٹرانسمیٹرز پر 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے کوڈ الفاظ میں کہا بٹ صاحب یا ملک صاحب سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف سے ملک صاحب نے کوڈ الفاظ میں بتایا کہ میں بول رہا ہوں۔ میں نے انہیں 3 خفیہ جملوں میں جوگی وال میزائلوں کی تباہی کے بارے میں اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا اور ان کو اس بات کی خفیہ زبان میں ہی تاکید کی کہ اصلی دھرم چند کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اگر اس مرحلے پر وہ قید سے فرار ہو
होकर भारत पहुंचने में कामयाब हो गया तो मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं, लेकिन मेरा पाकिस्तान की सलामती का मिशन अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, भारत सरकार की पाकिस्तान दुश्मन साजिशें खुलकर मेरे सामने आती जा रही हैं। मुझे एक एक करके इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। मलिक साहब ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा कि असली धर्मचंद हमारी कैद में ही है। वो उस वक्त तक कैद में रहेगा जब तक तुम पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। मैंने रॉजर कहकर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। हकीकत भी यही थी कि कभी कभी मुझे फिक्र लग जाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि असली धर्मचंद, जिसका रूप बनाकर मैं यहाँ तमाम कार्रवाइयां कर रहा हूँ, अचानक शिवसेना के दफ्तर पहुंच जाए। आप सोच सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजरती, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान में मलिक साहब और भट्ट साहब को हालात की संगीनी का पूरा पूरा एहसास है और वो असली धर्मचंद को तहखाने में उस वक्त तक जंजीरों में जकड़े रखेंगे जब तक कि मैं अपने मिशन को मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस नहीं पहुंच जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।